देख ले कायर हैरानी के साथ युग को घूरते हुए कहता है, आगे क्या करना है मतलब? युग कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मतलब ये कि हमें उस काले साए का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे तो नहीं रह सकते ना। तुमने उस सपने में देखा नहीं, वो काले साए ने मरे हुए लोगों को जिंदा करना शुरू कर दिया है, और फिर उसके बाद ये काली बारिश जिसके जरिए वो सब पेड़ पौधों को अपने वश में कर रहा है। सब खामोश रहते हैं। सभी लोग गौर से युग की बातें सुन रहे थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बेहोशी से उठने के बाद उसे कुछ हो गया है। उसका बर्ताव पूरी तरह बदल गया था। युग परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, हमें कुछ करना होगा उस काले साए का, कुछ तो करना ही होगा। हम यूं ही बैठे नहीं रह सकते हैं, वरना वो और ताकतवर होते जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कायर मायूसी के साथ कहता है, युग हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो काला साया कौन है और आखिर चाहता क्या है, क्यों वो ये सब कर रहा है। अभिमन्यु कायर की बात से सहमत होते हुए कहता है, कायर सही कह रहा है युग, हम कुछ नहीं कर सकते। एक चित्रा आंटी थी जिससे हमें पता चल सकता था कि वो काला साया कौन है, वही हमें सारी सच्चाई बता सकती थी, पर हम तो चित्रा आंटी के बारे में भी कुछ पता नहीं लगा पाए। युग गुस्से के साथ कहता है, अब हमें उनके बारे में कुछ पता लगाना भी नहीं चाहिए अभिमन्यु, जो चला गया सो चले गया। अभिमन्यु पलट कर कहता है, अगर चित्रा आंटी के बारे में पता नहीं लगाना चाहिए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तू ही बता। युग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, हमें उस काले साए से जाकर लड़ना चाहिए, उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। युग के मुंह से ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। युग की आंखों में आग नजर आ रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कह रहा है, ये तो बोल रहा है युग? युग अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, वही अभिमन्यु जो तूने सुना। मैं उस काले साए का इस लोक से नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि वो काला साया ही है जो मेरे पापा के शरीर में प्रवेश करके बैठा हुआ है, जिस कारण मेरे पापा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। मैं अपने पापा को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे उस काले साए का अंत करना होगा, मारना होगा उसे। युग के मुंह से ये बात सुनकर अभिमन्यु और आश्चर्यचकित हो जाता है। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये युग एकदम से अपने पापा के बारे में कैसे बात करने लग गया? कहीं यामिनी सच तो नहीं बोल रही थी? युग को बाहर आंगन में उसके पापा नजर आए थे क्या? अभिमन्यु कुछ और सोच पाता उससे पहले ही कछुआ डरते हुए युग से कहता है, तू पागल तो नहीं हो गया है ना युग? ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम उस काले साए से कैसे लड़ सकते हैं? युग पलट कर कहता है, क्यों नहीं लड़ सकते कछुए? तू भूल रहा है मेरे पास भी शक्तियां हैं, मैं उससे लड़ सकता हूँ। अभिमन्यु गुस्से के साथ युग से कहता है, युग ऐसी बेवकूफी दोबारा करने की सोचना भी मत। तू शायद भूल रहा है, तेरी शक्तियां उस काले साए के सामने कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी तू उससे लड़ने के लिए अकेले निकल गया था, पर उसका अंजाम क्या हुआ था याद है तुझे? तू उस काले साए को नहीं हरा पाया था, उल्टा तुझे ही उसकी बात माननी पड़ी थी। उसके साथ सौदा करना पड़ गया था अपने पिता की लाश का। युग मुंह बनाते हुए कहता है, अभिमन्यु वो पहले की बात थी, अभी की नहीं। अभी तो हमारे साथ तारा भी है। युग यामिनी की तरफ देखते हुए कहता है, यामिनी तुमने ही कहा था ना कि तारा उस काले साए को हरा सकती है। यामिनी युग की बात पर हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, मैंने कहा था कि तारा उस काले साए को हरा सकती है, पर अकेले नहीं, मेरी पूरी शक्तियों के साथ। युग पलट कर कहता है, तो है तो सही तुम्हारे पास तुम्हारा ताज यामिनी, उसमें ही तो तुम्हारी शक्तियां है ना। यामिनी कहती है, उस ताज में मेरी पूरी शक्तियां नहीं है युग बाबू। मुझे मेरी पूरी शक्तियां तभी मिलेंगी जब मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। जब मैं उससे लड़ रही थी, उस काले साए ने मुझसे खुद कहा था कि एक अभिशापित यक्षिणी कभी उसे नहीं मार सकती है। युग यामिनी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर एक अभिशाप से मुक्त यक्षिणी ही उस काले साए का अंत कर सकती है, तो मुझे बताओ यामिनी, फिर कैसे मिलेगी तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति? मैं तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति दिलाऊंगा। युग का ये सवाल सुनकर यामिनी खामोश हो जाती है। वो युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। युग फिर यामिनी से पूछता है, बोलो यामिनी, तुम चुप क्यों हो? कैसे मिलेगी तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति? बताओ मुझे। यामिनी इस बार भी कुछ जवाब नहीं देती है। युग का सवाल सुनकर सभी लोग कुछ घबरा से गए थे। अभिमन्यु मन में सोचने लग जाता है, ये युग यामिनी से क्या पूछ रहा है? बहुत मुश्किल से ये भूला था कि इसकी मौत से यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। अगर फिर से इसके दिमाग में ये बात आ गई तो फिर ये मरने की जिद करने लग जाएगा, अपना पागलपन शुरू करने लग जाएगा।
मुझे इसे रोकना होगा। युग यामिनी से फिर कुछ कहने वाला था कि तभी अभिमन्यु बोल पड़ता है, ये तो क्या अभिशाप लेकर बैठा है युग, छोड़ ये सब, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, बस थोड़ा सब्र कर, हम पता लगा लेंगे उस काले साए के बारे में। युग चिढ़ते हुए कहता है, ऐसे पता लगाएंगे अभिमन्यु, यहीं पर बैठे बैठे, और वैसे भी अब उस काले साए से लड़ने का वक्त है, ना कि उसके बारे में पता लगाने का। कायर युग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, युग ये क्या तुझ पर जब से उस काले साए से लड़ने का भूत सवार हो गया है? तू भूल रहा है वो काला साया है, उसके पास कई सारी काली शक्तियां हैं और हम मामूली इंसान हैं, हम उससे नहीं लड़ सकते हैं। युग पलट कर कहता है, नहीं कायर, हम कोई मामूली इंसान नहीं है, मेरे पास शक्ति है, तारा के पास भी शक्ति है, यामिनी के पास शक्ति है, और तो और अभिमन्यु के पास भी तो एकास्त्र है ना, तो फिर हम उस काले साए से क्यों नहीं लड़ सकते हैं? डायना बीच में दखल देते हुए कहती है, क्योंकि उस काले साए से लड़ने के लिए इतनी शक्तियां काफी नहीं है युग, तुम सोच भी नहीं सकते वो कितना ताकतवर है। जब वो काला साया तारा को लेने के लिए यहाँ पर आया था, तब तुमने देखा था ना, हम में से कोई भी उस काले साए के सामने टिक तक नहीं पाया था। वो तो महादेव की हम सब पर कृपा थी कि हम बच गए, पर हमेशा किस्मत हमारा साथ नहीं देने वाली, समझे तुम? अभिमन्यु भी डायना की बात से सहमत होते हुए कहता है, डायना सही कह रही है युग, मैं नहीं चाहता कि दोबारा हम सबकी जान खतरे में पड़े, हम में से कोई भी कम हो, इसलिए हमारा अभी यहीं पर रहना ठीक है। वर्चस्विनी भी बीच में दखल देते हुए कहती है, अभिमन्यु डायना सही कह रही युग, भले ही तारा महादेव की शक्ति का अंश हो, पर मैं हूं तो एक माँ ही ना, मैं भी अपनी बेटी की जान को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकती। युग गुस्से के साथ कहता है, तो क्या करें, हम सब कुछ यूं ही बर्बाद होते हुए देखते रहें? देखना, कहीं वो काला साया इतना ताकतवर ना हो जाए कि फिर यामिनी को अभिशाप से मुक्ति दिलाने के बाद भी हम उसे हरा ना पाए और सब कुछ उसके वश में हो, दुनिया से अच्छाई का नामो निशान मिट जाए। चैटर्जी कहता है, नहीं युग, ये दिन कभी नहीं आएगा, उससे पहले ही हम उस काले साए का अंत कर देंगे। बस पहले हमें ये पता लगाना है कि वो काला साया है कौन और उसकी कमजोरी क्या है। हम हमारे दुश्मन को तभी हरा सकते हैं जब हमें उसके बारे में सब कुछ पता हो, तो ही साथ में उसकी कमजोरी भी पता हो, और हमें भी उसी का पता लगाना है। एक बार ये बात पता चल जाए, फिर हम सब मिलकर उस काले साए का कैसे सामना करते हैं। युग चिढ़ते हुए कहता है, इसमें पता क्या करना है चटर्जी जी, हमें पता तो है वो काला साया यक्षिणी है अपने एक नए रूप में, उसके अंदर की डायन उस पर इतनी हावी हो गई है कि वो सब कुछ भूल गई है, उसके अंदर की सारी अच्छाई मर चुकी है। यामिनी कुछ गुस्से के साथ कहती है, युग बाबू आप फिर शुरू हो गए, मैंने कहा ना वो काला साया मेरी माँ का नहीं है बल्कि किसी और का है। युग नाम से गिरते हुए कहता है, नहीं यामिनी, वो काला साया तुम्हारी का ही है, समझी, तो भूलो मत। यही मेरी माँ को काला कर डाली और फिर उन्होंने पापा की स्क्रिप्ट में आग लगा दी थी। यामिनी पलट कर कहती है, युग बाबू जैसा हमेशा दिखता है वैसा होता है, कुछ कारण हो सकता है ना उस स्क्रिप्ट को जलाने। युग झट से कहता है, और क्या कारण होगा यामिनी, तुम ही बताओ। यामिनी गुस्से के साथ ही कहती है, अब वो तो चित्रा आंटी ही अच्छे से जानती है कि उनका स्क्रिप्ट जलाने का असली कारण क्या था युग बाबू। युग और यामिनी की बातें वहां पर मौजूद अमोदिता के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अभी तक उस कहानी के बारे में नहीं बताया गया था जो युग ने लिखी थी रात में। युग और यामिनी की बात सुनकर अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी और यामिनी किस स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, और इन्हें कैसे पता कि चित्रा ने कोई स्क्रिप्ट चलाई थी। घूम फिर कर पूरी बात वापस से चित्रा पर आकर अटक गई थी। युग के कानों में बार बार चित्रा का नाम गूंजने लग जाता है। युग फिर गुस्से के साथ ही कहता है, हर बार तुम मेरी माँ को ही बीच में क्यों ले आती हो यामिनी, वो माँ जो मुझे छोड़कर जा चुकी है, भाग चुकी है किसी के साथ। यामिनी फिर पलटकर कुछ कहने वाली थी कि तभी उस कमरे में रजनी आ जाती है। रजनी को देखकर यामिनी चुप हो जाती है। रजनी अपने हाथ में हल्दी के दूध का गिलास पकड़े हुए थे। रजनी को देखकर यामिनी कुछ नहीं कहती है, युग भी फिर कुछ नहीं कहता है। रजनी पहले तो कमरे के अंदर घुसकर सबको बारी बारी देखती है और उन्हें देखकर वो समझ जाती है कि कमरे के अंदर का माहौल गर्म था, पर जब उसकी नजर युग पर पड़ती है तो वो खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, युग मेरे बेटे, तुम्हें होश आ गया, मैं तुम्हारे तो होश में आने का इंतजार कर रही थी। रजनी हल्दी के दूध की महक सूंघते हुए कहती है, जब मैं हल्दी वाला दूध बना रही थी ना, तो उसकी महक पूरी हवेली में फैल गई थी और यही महक तुम्हारे तक भी पहुंची है। सच कहना, तुम मेरे हल्दी के दूध की महक सूंघकर ही होश में आए हो ना?
देखा, तुमने मेरे बनाए हल्दी के दूध का जादू, जिसकी महक मात्र से ही तुम होश में आ गए। अब इसे ना जल्दी से पी लो, फिर देखना तुम कैसे ठीक होते हो। इसे पीने के बाद तो तुम कभी बेहोश ही नहीं होगे। युग कुछ जवाब नहीं देता है, वो मुंह बनाने लग जाता है। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे रजनी को देखकर भी गुस्सा आ रहा हो, पर वो किसी तरह अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। युग ने अपनी मुट्ठी भींच कर रखी हुई थी। रजनी युग के पास जाती है और दूध का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लो युग बेटा, अब जल्दी से गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध पी लो। युग अभी भी कुछ जवाब नहीं देता है, बस एक टक रजनी को देखते रहता है। रजनी को देखकर युग को याद आ जाता है कि वो रजनी ही थी जिसने विराट पर काला जादू करके उसे ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए मजबूर किया था। अगर उस रात रजनी विराट को ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए फोर्स नहीं करती तो हो सकता था कि आज विराट जिंदा होता। उसे ये भी याद आता है कि रजनी ने सिर्फ विराट पर ही नहीं बल्कि घर के और भी लोगों पर जादू किया था। रजनी को देखते ही देखते युग की गुस्से से आंखें लाल हो गई थी। वो अभी भी रजनी को गुस्से से घूरे जा रहा था। अमोदिता मनी मन सोचने लग जाती है, ये माँ हमेशा गलत वक्त पर ही एंट्री क्यों लेती है। इतना अच्छा युग जी और यामिनी का झगड़ा चल रहा था, पता नहीं ये कहां से बीच में आ गई। युग जी का यामिनी से झगड़ा होता तभी तो वो मेरे पास आते और मैं उन्हें अपनेपन का एहसास करवाती, उन्हें हमदर्दी दे पाती। ये माँ भी ना हमेशा सब खराब कर देती है। जब युग कुछ देर इंतजार करने के बाद रजनी के हाथ से गिलास नहीं पकड़ता है तो रजनी खुद ही जबरदस्ती युग के हाथ में गिलास थमाते हुए कहती है, युग बेटा दूध पियो वरना ये ठंडा हो जाएगा, इसे पकड़ो। जानी दीदी को बताकर आती हूँ कि तुम होश में आ गए, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए वो और नहीं आई। इतना कहकर रजनी वहां से जाने लग जाती है। युग के दिमाग में एक एक करके रजनी के सारे कांड चलने लग जाते हैं। रजनी अभी दरवाजे की दहलीज तक पहुंची थी कि तभी युग बोल पड़ता है, रजनी मामी। रजनी वहीं रुक जाती है और पीछे पलटकर युग से कहती है, हाँ युग बेटा बोलो। युग रजनी की आंखों में देखते हुए कहता है, इस दूध में क्या मिलाकर लाई हैं आप। रजनी हिचकिचाते हुए कहती है, अब ये तुम क्या बोल रहे हो युग बेटा, मैं इसमें क्या मिलाकर लाऊंगी भला। युग तंज कसते हुए कहता है, अगर एक सौदाइन दूध में कुछ नहीं मिलाएगी तो फिर कौन मिलाएगी। युग की बात सुनकर रजनी और अमोदिता दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग को कैसे पता चल गया कि मैं सौदाइन हूँ। युग फिर बोल पड़ता है, बोलिए मामी, आप इस दूध में क्या मिलाकर लाए।